फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव भाग 8 की। इससे पहले हम लोग विद्युत विभव के भाग जो 1 से 7 तक हैं वो सारे वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके सारे भाग देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग सबसे पहले हम भाग 8 की बात करते हैं। 8 में हम सबसे पहला यानी कि जो सेकंड केस है 7 में हम लोग पढ़े थे पहला केस, उसका दूसरा केस जो है किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हम लोग इसका पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे एकल बिंदु के कारण स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हम आप बात को फिगर की बात करते हैं। ये देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस विद्युत क्षेत्र में R1 दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर आवेश हमारा Q1 है, और वो बिंदु से R2 दूरी पर कोई आवेश Q2 है जो Q बिंदु पर स्थित है। Q1 और Q2 अर्थात P और Q के बीच की दूरी जो है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। तो फिर से एक बार फिगर की बात करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र में एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के केंद्र बिंदु O से R1 वेक्टर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर आवेश हमारा Q1 है, और O बिंदु से R2 वेक्टर की दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल Q है जहां पर आवेश हमारा Q2 है। वो P और Q के बीच की दूरी जो है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। तो बात करते हैं, माना किसी बाह्य क्षेत्र में क्षेत्र E वेक्टर में Q1 एवं Q2 दो आवेश क्रमशः P एवं Q बिंदु पर स्थित हैं। इनकी स्थिति सदिश क्रमशः क्या है? R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। तो हम बात करते हैं Q1 को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जो Q1 आवेश है कहाँ से ला रहे हैं? Q1 आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, कार्य बराबर हम जानते हैं आवेश गुणे विद्युत विभव। तो चूंकि Q1 आवेश है इसलिए कार्य जो होगा हमारा W1, तो W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू VR1। VR1 का मतलब जो है P बिंदु पर R1 दूरी पर विद्युत विभव। ठीक इसी प्रकार कहेंगे Q2 को अनंत से कैपिटल Q बिंदु तक लाने में। अब क्या करते हैं, आवेश Q2 को अनंत से कैपिटल Q बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वो W इज इक्वल टू Q2 इंटू VR2 होगा। जिस तरह से हमारा W1 निकला उसी तरह से W2 निकालेंगे Q2 इंटू VR2। और फिर क्या करते हैं, एक बार Q1 के कारण Q2 पर किया गया कार्य, चूंकि एक बार Q1 को लाए अनंत बिंदु से P बिंदु तक, फिर एक बार Q2 आवेश को हम अनंत से कैपिटल Q बिंदु तक लाए, तो दो कार्य हो गया। अब क्या करते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर किया गया कार्य निकालते हैं। तो कार्य W इज इक्वल टू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा ये जो जितने भी कार्य होते हैं ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में होते हैं। तीनों कार्य को अगर जोड़ देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में हमें मिल जाता है। यानी कि W1 का वैल्यू रखते हैं Q1 इंटू VR1 प्लस W2 का वैल्यू रखते हैं Q2 इंटू VR2 और प्लस W का वैल्यू रखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरह से हमारा बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। की बात करते हैं बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से आप समझिए, ये न्यू टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ जाता है या 2 नंबर में भी पूछ देता है। बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये आप देख सकते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। समरूप विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखे हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी लंबाई 12 है और एक बिंदु पर -Q आवेश है और दूसरे बिंदु पर +Q आवेश है,
और दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण बन रहा है वो हमारा थीटा बन रहा है। तो हमें निकालना क्या है, स्थिति ऊर्जा निकालना है। बात करते हैं, माना पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। मान लिया कि समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम थीटा कोण पर रखे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिणाम, आप लोग बल आघूर्ण इससे पहले पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के वीडियो में हमने बताया था आप लोग का बल आघूर्ण। अगर आप नहीं देखे होंगे तो कृपया कर वो वीडियो जरूर देखिएगा। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा ये होता है। अब क्या करते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको डी थीटा कोण से घुमाते हैं। क्या करते हैं, डी थीटा कोण से घुमाते हैं। तो थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा सा वर्क होगा, यानी कि द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, अगर सूक्ष्म कार्य थोड़ा सा अगर कोण पर अगर द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाएंगे तो थोड़ा सा कार्य होगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो हम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ, यहाँ पे बल के जगह पे बल आघूर्ण होगा टाउ इंटू विस्थापन के जगह पे हमारा डी थीटा, चूंकि एंगल का विस्थापन कर रहे हैं तो डी थीटा हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, और टाउ का वैल्यू पीई साइन थीटा रखते हैं तो हमारा हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये थोड़ा सा हम कोण पे घुमाए हैं तो थोड़ा सा कार्य हो गया। अब क्या करते हैं हम कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू थीटा तक घुमाने में कुल कार्य। अब क्या करेंगे, थीटा से 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू थीटा तक घुमाने में कुल कार्य। जब कुल कार्य की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मीन समाकलन 90 डिग्री से लेकर के थीटा dw इज इक्वल टू हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन 90 डिग्री टू थीटा, 90 डिग्री से कहाँ तक, थीटा तक, और dw का वैल्यू रखते हैं पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। फिर लिखते हैं W इज इक्वल टू पीई, क्योंकि पीई जो है हमारा नियतांक है, कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो पीई इंटीग्रेशन 90 टू थीटा, 90 डिग्री से थीटा, और साइन थीटा इंटू डी थीटा। जैसे कि आप जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा, कहाँ से लेकर 90 से लेकर के थीटा तक। तो एक बार क्या करते हैं, थीटा के जगह पे थीटा यूज करते हैं और माइनस एक बार थीटा के जगह पे 90 डिग्री यूज करते हैं। तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पीई इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस, चूंकि कॉस का यहाँ वैल्यू माइनस है तो इसलिए माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है। तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये जो कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कहेंगे यह कार्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए इसको हम U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इसी को जब वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो U इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिखेंगे। स्पेशल केस की बात करते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो हमारा स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव आएगा, यानी कि U इज इक्वल टू माइनस पीई ये हमारा सबसे कम वैल्यू होगा। और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो U यानी कि स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू हमारा 0 डिग्री होगा, यानी कि जब द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र को अगर 90 डिग्री पर रखते हैं तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य, U इज इक्वल टू 0। और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं तो U का वैल्यू P। तो नोट की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो